बेसिक चीजें जो आपको पता बिफोर यू स्टार्ट एनी पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, किसी भी तरह का पब्लिक स्पीकिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस हाउ दी पैसेज, ठीक है, वो आप जो भी रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास रिटन फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वट एवर यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, अगर आप उसको प्रिपेयर नहीं करोगे, ठीक है, एक्सटेम्पोर तो आप तब करोगे जब आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिस हो, आपने ऑलरेडी बहुत सारे स्पीचेस दे रखे हों या डिबेट कर रखे हों, या बहुत अच्छे से आपकी कोई प्रैक्टिस हो कि आपने ये सारी चीजें बहुत दिन से कर रखी हो, only then you will be able to move ahead with the extemporaneous type of public speaking. सबसे पहला आपके लिए जो बेसिक स्टेप होगा, बिफोर यू कैन लर्न हाउ टू प्रेजेंट इन एनी अदर फॉर्मेट, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेटिव लर्न करना पड़ेगा। जो सबसे बेसिक स्टेप होता है आपका एज अ लर्नर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपके लिए बेसिक स्टेप उठाना यही है कि आप सबसे पहले इंफॉर्मेटिव टाइप को अच्छे से सीख लें। क्योंकि इंफॉर्मेटिव में क्या होता है कि आपको डाटा ट्रांसफर करना होता है अपने से अपनी ऑडियंस की तरफ, ठीक है। जो डाटा आप अच्छे से बच्चे रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपका जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जब प्रेजेंट करना है, ठीक है, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सम इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग, किसी भी तरह का आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव, तो उसमें क्या होता है, आपके पास डाटा सामने रखा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंफॉर्मेटिव स्पीच देनी है, मैंने कहा कि आपको डिमोनेटाइजेशन पे स्पीच देनी है, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन पे स्पीच देने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, डिमोनेटाइजेशन क्या है उसके बारे में डेफिनेशन दोगे, ठीक है। डेफिनेशन देने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बारे में फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ वर्ल्ड में किस किस जगह डिमोनेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे कि इंडिया में कब हुआ, फिर उसके बाद बता सकते हैं कि इंडिया में अगर हुआ या बाकी कंट्रीज में हुआ तो किसके किसके लिए एडवांटेजेस थे या डिसएडवांटेजेस थे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेज थे, पब्लिक के लिए क्या एडवांटेज थे, अगेन पब्लिक के लिए क्या डिसएडवांटेज थे, गवर्नमेंट के लिए क्या डिसएडवांटेज थे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दीज ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट ऑन इंटरनेट एनी टाइम, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाकर या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अगर आप ये रिसर्च करेंगे ये सारी चीजें, तो यू कैन गो अहेड एंड गेट दैट, ठीक है। आपको आराम से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढने में। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंफॉर्मेटिव टाइप को परफेक्ट करना है, क्योंकि इंफॉर्मेटिव भी अगर आप प्रेजेंट करते हो तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें इन द सेंस कि कुछ बेसिक टाइप से ये पता होना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें जो हैं इस तरह प्रेजेंट करनी है, ठीक है, जिससे आप अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बढ़ा सके, अच्छा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टेबल हो जाए एटलीस्ट, ठीक है, स्टेबल होने का इन द सेंस मतलब कि स्टेबल इतना होना चाहिए कि लोग जो हैं वो आपकी बातों को समझ पा रहे हैं और आप अपनी बात अच्छे से उनके सामने रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम पीपल वर लिसनिंग टू यू, अगर कुछ बच्चे अनम्यूट मत करिए बिना वजह, जो लोग हैं अगर आपकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू लिसन टू यू एंड दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू हियर यू, मतलब आप कुछ तो अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। तो आप जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके ऑडियंस के लिए नई है या आपके ऑडियंस को जानने की इच्छा है उसमें, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सुनेंगे आपसे आराम से आपकी बात। अगर आप अटक अटक के भी बोल रहे हैं फिर भी उनके लिए अगर उनको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस जो है उनको लगता है कि आप अच्छे से नहीं बता पा रहे हो वो इंफॉर्मेशन, या उनको डाउट हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, उस टाइम क्या होता है, ये सब टाइम में आपका जो ऑडियंस होता है उसका ध्यान आपकी इंफॉर्मेशन से हट जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बेसिक चीजें आपको जाननी जरूरी है, दैट इज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू राइट नाउ, लेट मी जस्ट yes. So first thing that you have to know is
यहाँ पर आपको नो योर सब्जेक्ट, मतलब अपने सब्जेक्ट को आपको जानने की जरूरत है। आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इन द सेंस किस टॉपिक पे आप यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डीमोनेटाइजेशन कहा, तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं आप गैदर करेंगे, सो दैट यू आर रेडी फॉर एनी क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब कि कुछ भी अगर आपकी ऑडियंस आपसे पूछती है या आपको लगता है कि ये जो टॉपिक मैंने इस तरह से लिखा है उसको मैं थोड़ा सा अगर डेवलप करूं, या फिर एट द मोमेंट आपके पास एग्जांपल्स कम पड़ जाएं, तो आपको अगर आपने समझा हुआ है वो सारा चीज तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने समझा हुआ है तो आप 4-5 और एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस समझ जाए। तो आपके सब्जेक्ट जो है यानी कि आपका जो टॉपिक है, किसी भी टाइप का पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हैं उस टॉपिक को आपको पूरा अच्छी तरह समझना है कि वो पर्सन जो है, सॉरी जो टॉपिक है वो क्या कहना चाहता है, वो टॉपिक क्या है, उसके बारे में क्या क्या नॉलेज गेन करना जरूरी है हर किसी के लिए, और किस कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो कैटेगरीज है डिवाइडेड है, ठीक है, आपके यहाँ पर ऑडियंस में टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी है। और अगर आप यहाँ पर कोई स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये 3 अलग अलग कैटेगरी है, तो इन 3 अलग अलग कैटेगरी में मैं कैसे ऐसे एग्जाम्पल दूं, मुझे 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझाना होगा। टीचर्स के लिए एक एग्जाम्पल देना होगा, एक एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट्स के लिए देना होगा, एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए देना पड़ेगा, सो दैट ईच एंड एवरी सेक्टर, आपका जो सेगमेंट डिवाइडेड है ऑडियंस का, वो सारे सेगमेंट्स अच्छी तरह आपकी बात समझ जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने टॉपिक के ऊपर पूरा रिसर्च अच्छे से किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नो योर ऑडियंस, यानी कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप कॉलेज में स्पीच दे रहे हैं या कोई भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और ऑडियंस में यहाँ पर जो लोग हैं वो आपके टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। तो ये तीनों चीज जो है, तीनों सेक्टर ऑफ ऑडियंस जो है, अगर आपको पता रहेगा कि ये तीनों प्रेजेंट रहेंगे तभी तो यहाँ पर उनके हिसाब से प्रेजेंट करोगे, राइट। तो आपको यहाँ पर ऑडियंस जानना है कि कौन कौन मेरी ऑडियंस में प्रेजेंट होगा, किस एज ग्रुप में होंगे, किस प्रोफेशन में होंगे, कैसे कैसे लोग वहां पर होंगे, हर एक के बारे में आप नहीं जान सकते। लेकिन देखिए पेरेंट्स जो आएंगे, हो सकता है कि उन पेरेंट्स में से भी कोई टीचर हो सकता है उन पेरेंट्स में से कोई डॉक्टर हो सकता है पेरेंट्स में से कोई लॉयर हो, तो वो प्रोफेशन हम अलग कर दे रहे हैं। लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, 3 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर दिया। एक हमारे एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो आपके सीनियर हो सकता है आपके जूनियर हो, हुएवर दे आर, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स आपके, उसमें भी आप सेगमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ज्यादा सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन करिए कि स्टूडेंट्स का एक सेक्टर है, एक सेक्टर टीचर्स का है और एक सेगमेंट आपका पेरेंट्स का है। इन 3 ब्रॉड सेगमेंट्स के लेकर आप यहाँ पर अपना स्पीच जो है या जो भी पब्लिक स्पीकिंग है उसको प्रिपेयर करेंगे, ताकि हर एक सेगमेंट जो है आपकी ऑडियंस का, वो सब कुछ आपकी समझ में, वो सब कुछ आपकी बात समझ जाए। व्हाट्स इन इट फॉर मी का मतलब है कि ऑडियंस को आपको बताना है कि ऑडियंस यहाँ आपकी बात क्यों सुन रही है, राइट। यहाँ पर आपको इस तरह यहाँ पर प्रेजेंट करना है कि ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे काम का नहीं है ये सारी चीज। इस तरह का फीलिंग किसी भी सेगमेंट को नहीं आना चाहिए। सेगमेंट इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पर जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट के सेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो यही सोचेंगे कि ये सारी चीज हमारे को इंक्लूड नहीं कर रही है, और ऐसा आपको अपनी ऑडियंस को नहीं फील कराना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, हो सकता है कि आप पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से बोले तो आपके जो स्टूडेंट सेगमेंट है वो बोलेंगे कि हमारी बात तो कोई सुनता नहीं है। तो ये सारे सेगमेंट्स आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपको इन तीनों को लेके चलना है। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी सेगमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को लगे कि ये चीज जो है ये मेरे लिए पर्टिकुलर बोली नहीं जा रही है या फिर ये मेरे ग्रुप के लिए नहीं है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होना चाहिए कि अरे हाँ ये सारी चीजें जो है ये हमारे लिए होती हैं। ठीक है,
ऑल राइट, नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चराइज करेंगे अपना पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप होस्ट कर रहे हैं इवेंट को, तो होस्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस परफॉर्मेंस के बाद कौन सी परफॉर्मेंस होगी, उसको कैसे वेलकम करेंगे, जो भी परफॉर्मर है उसको जब स्टेज पे बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, वो स्टेज से जाएगा तो कैसे उसका तारीफ करना है, क्या बोलना है, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कभी स्कूल डेज में होस्ट किया होगा कोई इवेंट तो दे विल नो दैट। अगर नहीं किया है तो एक स्पीच का भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिन्होंने ब्रिज क्लासेस भी अटेंड किया उन्हें पता है कि देयर आर ऑलवेज इज अ स्ट्रक्चर फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं, ये चीज हमने पब्लिक स्पीकिंग के डेफिनेशन में तो देख ही ली है कि आपका जो भी पब्लिक स्पीकिंग है, जो एक्ट है, जो प्रोसीजर है, वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में कहने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर में कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास आधा घंटा है उस सब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर सेगमेंट को समझाने के लिए, उस टॉपिक को समझाने के लिए। हाफ एन आवर में आप क्या क्या चीजें वहां पर समझा सकते हैं, बिकॉज एवरी टॉपिक इज वेरी वास्ट। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, जैसे डिमोनेटाइजेशन भी है, तो उसके ऊपर आप जितना चाहे रिसर्च करेंगे उतना डाटा आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर से आप यहाँ पर अलग अलग लोग के ओपिनियन अगर इंक्लूड कर देंगे तो और डाटा मिल जाएगा। यानी कि आपके पास डाटा का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ उसे स्ट्रक्चराइज करेंगे तभी तो बता पाएंगे। अदरवाइज अगर स्ट्रक्चराइज नहीं करोगे तब तो फिर बोलते रह जाओगे तुम, और ऑडियंस का दिमाग जो है वो जंप करते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने स्ट्रक्चराइज नहीं किया तो तुमने यहाँ पर शुरू किया कि डिमोनेटाइजेशन का डेफिनेशन से, तुमने फिर जंप कर दिया कि डिमोनेटाइजेशन क्यों करवाया गया, फिर तुमने वहां से जंप करके चले गए किसी और के पास कि इस कंट्री में भी ये हुआ था लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो ये जंपिंग हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप सिर्फ डिमोनेटाइजेशन का डेफिनेशन बता के सीधा जंप कर जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन इन द सेंस कि अलग अलग लोग डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हो, ठीक है, और उसके बाद सीधा कंक्लूजन पे जा रहे हो, तो डाटा तो आपने दिया ही नहीं ना। डाटा नहीं देने का मतलब क्या है कि आपकी ऑडियंस का ओपिनियन फॉर्म ही नहीं हुआ। आपकी ऑडियंस सोच ही नहीं रही है कि आपने यहाँ पर जो डाटा दिया है इसके ऊपर मैं क्या करूं, वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके बेस्ड आप अपना पब्लिक स्पीकिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास टाइम तो बहुत ज्यादा, अगर आप जितना चाहो, जितना डाटा है आप उतना बताना चाहते हो, टाइम हमेशा कम पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ क्या करना है, पर्टिकुलर क्रूशियल फॉर शॉर्टर टॉक्स, यानी कि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, हाफ एन आवर से 15 मिनट हो गया, 15 मिनट से 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से 1 मिनट हो गया, टाइम कम होते जा रहा है, तो आपको स्मॉल टॉक्स, यानी कि टाइम ड्यूरेशन कम होते जा रहा है तो आपको स्ट्रक्चर छोटा करते जाना है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा करने की वजह से यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रक्चराइज करके डेफिनेशन बताया, फिर किस किस कंट्रीज में डिमोनेटाइजेशन हुआ है ये बताया, फिर हमारी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करते वक्त क्या ओपिनियन रखा था, ठीक है, क्या उनका मोटिव था, फिर उसके बाद क्या वो मोटिव उनको अचीव हुआ, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसमें कितनी परेशानी हुई लोगों को, अगर वो मोटिव अचीव हो गया तो भी हमारे जो भी स्ट्रगल्स थे गवर्नमेंट और पब्लिक को, वो सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंड एट द एंड आपका खुद का ओपिनियन। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो गया और इसमें आपको कितना बोलना है ये भी आपने सोच लिया। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर निकलेगा वो पूरा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा। मान लीजिए आपने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है उसमें जितना डाटा लिखा है वो 5 मिनट के लिए इनफ है। ठीक है, आप 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं उसे, और आपको ड्यूरेशन अगर दिया गया है, एट द मोमेंट बोल दिया गया कि 2 मिनट थोड़ा सा और बता दीजिए, तो बिकॉज यू हैव स्टडीड सो मच ऑफ और यू हैव गैदर्ड सो मच डाटा, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। लाइक अगर आपके पास बहुत बड़ा आंसर है ना, अगर आपने इतना बड़ा आंसर प्रिपेयर किया, जैसे मान लीजिए कि आपका जो कोई भी एक क्वेश्चन है कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है,
आपको टीचर ने लिखवाया है वो 10 नंबर का पूरा 1 पेज 2 पेज का आंसर लिखवाया है उसमें, लेकिन वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका आ जाता है 2 नंबर का। तो आपको पता है कि वहां पर 2 पॉइंट्स आप निकाल के, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के, जो चीजें इतने लंबे 2 पेजेस में आपने एक्सप्लेन किए थे उनमें से 2 पॉइंट निकाल के आप यहाँ लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पता ना हो कि कितना शॉर्ट ड्यूरेशन करना है, कितना काटना है, या फिर आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा नहीं है, जो 2 पेज में लिखा गया है उसने आपको अच्छे से समझा नहीं है, आप मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अच्छे से समझा नहीं है, तो आप काट ही नहीं पाओगे उसमें से, राइट। आप उसको कम नहीं कर पाओगे, आप उसको शॉर्ट नहीं कर पाओगे, आपको फर्स्ट 2 लाइनें याद आ जाएंगी बस, क्योंकि आपने वो पूरा याद किया हुआ है, रटा हुआ है, समझा नहीं है। तो आप फर्स्ट 2 लाइनें लिख दोगे तो शायद आपको 1 या आधा नंबर मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर पूरा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसी वजह से आपको जब शॉर्ट टॉक्स करने होते हैं, यानी कि मिनिमाइज करना होता है अपना डाटा, तो आपके पास क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि आप उस डाटा को मिनिमाइज कर सको, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज योर ओन स्टाइल, मतलब फाइंड योर ओन वॉइस बट सीक टू एंटरटेन एज वेल एज एजुकेट, मतलब आपको अपना एक स्टाइल फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे आपने ये चीज सुनी होगी कि हर एक टीचर कहता है कि, या फिर बाकी जो लोग हैं वो टीचर्स के बारे में ही कहते हैं कि हर एक टीचर का पढ़ाने का एक अपना तरीका होता है। तो वो तरीका निकलता कैसे है, वी हैव प्रैक्टिस, हमारा एक पर्टिकुलर ओपिनियन है, हमारा एक पर्टिकुलर वे है कि इस तरीके से अगर हम समझाएं तो बच्चों को शायद ज्यादा समझ में आ जाए। इफ माय वॉइस इज ब्रेकिंग, अगर कुछ भी ऑडियो में दिक्कत आ रहा है तो लेट मी नो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टीचर्स का ओपिनियन फॉर्म होता है कि अगर हम इस तरीके से बच्चे को समझाते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा, तो हमारा एक पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप हो जाता है कि हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। चाहे हो सकता है कि पॉसिबल कि नेक्स्ट बैच जो मिले मुझे वो थोड़ा बेटर है या उससे भी ज्यादा वर्स है, तो मेरा एक जो स्टाइल फॉर्म हो गया है उससे मुझे चेंज करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए वो बेटर है, ठीक है, मान लीजिए कि अभी मैं एक बैच को पढ़ा रही हूँ, उसमें थोड़े से बच्चे कमजोर हैं मेरे सब्जेक्ट में, तो मुझे पूरे बेसिक से लेकर ऊपर तक जाना पड़ेगा उनको पूरा समझाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट जो बैच मुझे मिला उसमें बच्चे जो है बेसिक्स जानते हैं, हर एक चीज का बेसिक जानते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से वो पिकअप करें, उस बेसिक्स के आगे से वो पिकअप करें और आगे की तरफ अपना जो है स्किल सेट डेवलप करते जाएं, क्योंकि उनके पास स्किल सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अगर मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ, बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अभी तो बेसिक चल रहा है, ये तो हम जानते ही हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा, अपना डाटा थोड़ा सा काटना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बेसिक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करके एक ही दिन में सारा बेसिक जो है वो बता दूंगी, ताकि उन्हें लगे कि चलो हाँ इंट्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ बेसिक हो सकता है अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैम इंट्रोड्यूस कर रही है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने उसको बहुत ज्यादा लंबा खींचा, फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 या 4 या पूरे एक हफ्ते में मैंने वही चीज बेसिक्स ही पढ़ाई, तो उनका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे लूज होने लगेगा। तो मुझे यहाँ कस्टमाइज करना होगा अपने स्टूडेंट्स के, अपने ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा एक यहाँ पर स्टाइल डेवलप हो गया है कि मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। स्टाइल इन द सेंस मेरा डाटा नहीं, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, कि मैं बेसिक से पढ़ाती हूँ, उसको एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, फिर एग्जाम्पल कराती हूँ, फिर उसके बाद एक्टिविटी कराती हूँ। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा, जो पढ़ाने का एक स्टाइल है कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अगर कोई ऐसे टाइप का स्टूडेंट्स है या फिर कुछ ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बैच है जहां पर बेसिक्स ऑलरेडी डेवलप है, बच्चे अनम्यूट नहीं करिए, बार बार माइक कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक अगर ऑलरेडी डेवलप है तो मैं क्या करूंगी, आपका बेसिक पार्ट जो है वो एक, बच्चे कितनी बार कहूँ अनम्यूट नहीं करने के लिए माइक। उज्जवल, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी अदर स्टूडेंट्स जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, रेज योर हैंड, बिना मतलब कि यहाँ माइक अनम्यूट मत करिए। नॉइज होता है क्रिएट, क्लास का पूरा फ्लो खत्म हो जाता है, नहीं पढ़ना है आप शॉप से बाहर जा सकते हैं, अपने आप लीव कर जाइए बिफोर आई रिपोर्ट यू।
तो आपका जो स्टाइल है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बेसिक्स एक दिन में खत्म कर लिए और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने सिर्फ एक्टिविटीज कराना स्टार्ट कर दिया सो दैट उनका जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है स्किल सेट वो सिर्फ डेवलप करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे स्टाइल को बताती हैं। और आपको अपना स्टाइल कैसे फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ स्टाइल अपना फाइंड आउट करना है डेवलपमेंट के थ्रू, यानी कि बेसिक से सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है एंड बाय द टाइम यू आर एटलीस्ट गुड एट दैट पॉइंट, ठीक है, आप किसी चीज में अच्छे हो जाते हो कम से कम, तब जाके अपना एक स्टाइल आपका डेवलप होता है कि आप इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आपको प्रैक्टिस के थ्रू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, बट सीक टू एंटरटेन एज वेल एज एजुकेट, मतलब कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इंफॉर्मेटिव अगर दे रहे हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रखें उसमें, आप थोड़ा बहुत एंटरटेन भी कर सकते हैं। एंटरटेन का मतलब ये नहीं कि आप जोक्स बनाना शुरू कर दें या फिर क्लास में मजाक उड़ाना शुरू कर दें किसी का। एंटरटेन का मतलब कि आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, लोगों को लगे कि अरे हाँ ये चीज तो मैंने देखी है या ये चीज मैंने सुनी है। दिस इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आप हंसी मजाक ही कर रहे हो या फिर कुछ मूवी ही चल रहा है। एंटरटेनमेंट का मतलब जो आपकी पढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट हो और आपको एजुकेट करने के साथ, यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पर इलॉन मस्क का एग्जांपल मैंने शायद दिया था, नहीं दिया था, तो मान लीजिए इलॉन मस्क का एग्जांपल देती हूँ या किसी ऐसे पर्सन का एग्जांपल देती हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, आपको इफेक्ट कर रहा है उस पर्सनालिटी, उस पर्सन का पर्सनालिटी आपके लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, और उन पर्सन का मैं नाम लेती हूँ तो आप वहां पर ज्यादा कनेक्टिव रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे कि मैम क्या बता रही है उनके बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पर्सनल स्टाइल डेवलप करना होगा अपना, प्लस आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बतानी होंगी ताकि आपकी ऑडियंस का कंसंट्रेशन बना रहे। ऑल राइट, सो एनीथिंग दैट यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसमें कोई भी ऐसा डाउट जो आपको क्लियर करना है तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। Is there any doubt that you want to clear? चलिए, डाउट नहीं है तो यस दीपक। Ma'am, know your audience. Can you explain me, ma'am, that point? योर ऑडियंस का मतलब आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है कि आपकी ऑडियंस में कौन कौन लोग हैं, प्लस वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप डिमोनेटाइजेशन के बारे में बता रहे हो तो यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, और आपकी ऑडियंस में अगर पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो वो लोग ज्यादा परेशान हुए हैं, ऑडियंस में जो लोग हैं वो ज्यादा परेशान हुए हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में, वो ज्यादा जानते हैं, उनका बैंक अकाउंट है, उनका पैसा है, वो वर्किंग पीपल थे, उनके पास एक्चुअल कैश था जो उन्हें चेंज कराना था। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपने वो सारी चीजें होते हुए देखी हैं या बहुत कम लोगों ने अपना कुछ स्ट्रगल किया होगा उस ड्यूरेशन में। तो आपको यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है ताकि वो जो लोग हैं, जो ऑडियंस में बैठे लोग हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं, उन्हें आपकी बात जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे और सुनने का मन करे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनको वो सारी चीजें बतानी है जिससे वो बोर हो जाए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन क्या है वो भी जानते हैं, या डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया गया ये वो भी जानते हैं। तो अगर आप उस चीज को बहुत लंबा खींचेंगे ना, तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है, यानी कि टीचर्स जो हैं या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आपकी स्पीच पर या फिर आपका जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सारी चीजें जानते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने हैं, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर ब्रीफली, ठीक है, जितना ब्रीफली हो सके उतना ब्रीफली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ना है ताकि वो लोग जो ऑलरेडी उस चीज से एक्सपीरियंस किए हैं वो उसमें थोड़ा सा कनेक्शन बैठा पाए। ठीक है, ऑल राइट, okay, I have a question, entertain as well as educate.
एंटरटेन एज वेल एज एजुकेट का एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक आपको प्रेजेंटेशन देने बोला कि आपको ऐसे पर्सन के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है जो आपका आइडियल है, ठीक है, आइडियल इन द सेंस कि आप उसको बहुत मानते हैं, आप उस जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जिसका भी पर्सन का आप नाम लेंगे या जिसको भी आप एज एन आइडियल मानते हैं, तो उनके बारे में जब आप बता रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा है, ये करता है, ये करती है, तो ये सारी चीजें आप बता रहे हो, लेकिन एजुकेट के साथ एंटरटेन भी करना है। एंटरटेन इन द सेंस कि मान लो आपका जो आइडियल है वो बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं है, या फिर हो सकता है उनको इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में सुनने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप जबरदस्ती सुनाओगे? नहीं, आप उससे ज्यादा क्या करोगे, आप उसके बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओगे जो हर किसी को जानने के लिए मतलब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हर कोई जानना चाहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बेसिक, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जी आपके आइडल हैं, ठीक है, उनके बारे में आप बता रहे हैं, तो उनके बारे में तो पूरी दुनिया बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, पूरे नहीं, दो तीन ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बता सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा बताइए कि एटलीस्ट आपके जो ऑडियंस है उनको लगे कि हाँ ये चीज हमें नहीं पता थी, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने होंगे उनके बारे में जो कॉमनली लोगों को नहीं पता होते, ठीक है। अभी समझ में आ गया या और कोई डाउट है किसी को? मैम यस। मैम जब ऑडियंस बोर होने लगे, जब कि हम उसको एंटरटेन भी करें और एजुकेट भी करना चाहते हैं, तब क्या कर सकते हैं उस केस में? देखिए उस केस में आप बेसिकली दो केसेस होते हैं, या तो आपकी ऑडियंस सुनना ही नहीं चाहती है आपका कोई बात, तो उन चीजों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग अ स्पीकर आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप कुछ एक्शंस लें उनके अगेंस्ट। अगर आप कुछ ऐसा बात बता रहे हैं जिसमें इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर आप सिर्फ डाटा देते जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन वाला जो डाटा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके बारे में जितना डाटा आप फाइंड आउट करोगे आपके पास बहुत सारा डाटा है, लेकिन अगर आप उतना सारा डाटा बताएंगे ना अपनी ऑडियंस को तो वो बोर ही हो, तो आपको वहां पर वो नहीं करना है। डाटा भी बताना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसी चीजें बतानी है जो उनको इंटरटेन करे। फॉर एग्जाम्पल आप पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन या फिर ये पर्टिकुलर कंट्री, मान लीजिए इंडिया के अलावा और कहीं भी डिमोनेटाइजेशन हुआ ही होगा, तो वहां पर इसका क्या रिएक्शन था, लोगों ने क्या सोचा, गवर्नमेंट पीपल ने क्या सोचा, क्या सोच के वहां पर डिमोनेटाइजेशन किया गया था, अलग अलग रीजन बताइए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बाहर देशों में क्या हुआ था ये जानने में उनको शायद इंटरेस्टिंग लगे। और क्या बता सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन अगर हो रहा है इन फ्यूचर, आपको अगर ओपिनियन लगता है, ठीक है, जस्ट फॉर द इमेजिनेशन पर्पज से कि आप इमेजिन करके बता रहे हैं कि मान लीजिए इस चीज का अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया, इस नोट का अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या असर करेगा ये हमारे लाइफ पर, इस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स आप बता सकते हैं। इमेजिनरी फिक्शनल चीजें उनको इमेजिन करने पे मजबूर करिए, उनका दिमाग आप जितना ज्यादा इंगेज करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए वो इंटरटेनिंग होगा, उतना ज्यादा वो बोर नहीं होंगे। अगर आप उनको सिर्फ डाटा देते जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको फीड मतलब ये बताते जा रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीजें बताते जाओगे तो उनका जो दिमाग है वो ब्लॉक हो जाता है, कहीं ना कहीं बोर होने लगते हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं उन सारी बातों को, वो सुनते ही नहीं है आपकी बातें आगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बीच बीच में ऐसे फैक्ट्स बताइए जो थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ठीक है। एनीबडी एल्स? यस अंशु। मैम एक कंफ्यूजन है डाटा और डेटा में। बच्चे डाटा और डेटा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाटा इज व्हाट वी कॉल इन अमेरिका, डेटा इज व्हाट वी कॉल इन ब्रिटिश, दैट्स ऑल। ओके। एनीबडी एल्स? सी दीज थिंग्स विल हैपन, ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज होता है, सिर्फ आपके बीएससी आईटी में ही नहीं, मतलब आईटी सेक्टर में ही नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बिकॉज वी इंग्लिश इज और नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश हमारी
फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह के डाउट्स आपको हमेशा ही रहेंगे कि किस चीज को किस तरह प्रोनाउंस किया जाए या फिर कौन सी चीज उसकी जगह यूज की जाए। तो ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश क्योंकि ब्रिटेन का फर्स्ट लैंग्वेज है, वहां से इंग्लिश की शुरुआत हुई, तो उनके पास ये राइट है कि वो कोई भी चेंजेस रूल रेगुलेशन में या कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस करना है तो वो ऑक्सफोर्ड के पास ये राइट है कि वो कर सकते हैं। लेकिन वो चीज आप पढ़ते हैं, जैसे आप जो भी किताबें पढ़ेंगे ग्रामर की, वो सारे ग्रामर की किताबें ऑक्सफोर्ड से इंस्पायर्ड होती हैं, यानी कि ब्रिटिश पीपल से इंस्पायर्ड होती हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जितनी भी एमएनसी कंपनी है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो मेजॉरिटी यूएस से आती है, ठीक है, अमेरिका से आती है। इसका मतलब क्या है कि आप जो वर्बली बात करते हैं, ठीक है, आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, ऑफिशियल पर्सन जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो यूएसए के पीपल से करते हैं। इसीलिए हमारा जो बोलने का तरीका है और जो लिखने का तरीका है, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर बोलते अमेरिकन इंग्लिश है, लिखते यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। ऑल राइट, सो ये सेक्शन अगर आपका हो गया है कंप्लीट, देन कुछ बेसिक चीजें और हैं यहाँ पर, ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम हियर, क्योंकि कंटिन्यूस बताती रहूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो लेट्स डू वन थिंग, नेक्स्ट क्लास कुछ बेसिक चीजें तो बताऊंगी ही, उसके साथ साथ आप लोग एक काम करिएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक दे रही हूँ, उस पे आप एटलीस्ट स्पीच लिख के लेके आएगा, ठीक है। आई होप ये डाटा रख लिया होगा सबने, जिसके पास भी चाहिए जिसको, ठीक है। तो एक आपको मैं टॉपिक दे रही हूँ जिसके ऊपर आपको स्पीच सिर्फ लिख के लेके आनी है। प्रेजेंट करने का तैयारी हम बताएंगे, उसके बाद आप तैयारी करिएगा, पहले नेक्स्ट क्लास मुझे बस लिख के दिखाइएगा। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट जो रेगुलर ऑनलाइन रहेंगे या फिर जिनका नेक्स्ट क्लास आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे किसी अपने फ्रेंड को भेज देंगे ताकि वो मुझे दिखा दे, ठीक है, या आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मेल कर, ठीक है। एंड ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास नहीं प्रेजेंट रहेंगे, ये सिर्फ उनके लिए प्रिविलेजेस हैं और ये ज्यादा दिन तक नहीं होंगे, ठीक है। Let's take this topic. बच्चे अनम्यूट नहीं रहिए ना, यहाँ पर नॉइज आता है आपके साइड से। This is your topic. इस टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि इसके बारे में आप पूरा रिसर्च करिए, ठीक है, और खुद से पहले स्ट्रक्चराइज करिए, उसके बाद मैं पूरे अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास हम इसी टॉपिक को लेकर एक एग्जाम्पल को लेकर यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में किस तरह एक स्पीच को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। सो दिस इज योर टॉपिक, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा नोन टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्लासेस में करवा ही रखे हैं स्पीचेस, बट स्टिल ये टॉपिक एक ऐसा है जिसको मैं आराम से यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आपको बहुत सारे एस्पेक्ट समझा सकती हूँ स्पीच का। तो इसलिए ये टॉपिक रखिए सब कोई, एंड इस पे हर एक स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट रिटन फॉर्मेट में एक स्पीच लिख के लेके आएगा। व्हाटएवर थिंग यू डू, एटलीस्ट मिनिमाइज द डाटा, ठीक है, जो भी आप कलेक्ट करेंगे गूगल से, अगर आप रिसर्च भी कर रहे हैं तो उसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गूगल ने ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी या सीधे डायरेक्टली गूगल से सर्च कर लिया कि स्पीच ऑन टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बारे में पहले रिसर्च करो और उसके बाद उसे एक फॉर्मेट करने की कोशिश करो। अगर किसी को स्पीच के फॉर्मेट में प्रॉब्लम है तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए। स्पीच के फॉर्मेट में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे लिखते हैं स्पीच, ये आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता है तो बोल दो, आई विल टेल। अच्छा मैम, कितने वर्ड में लिखना होगा कम से कम? कितने लाइन में मैम? 52 मैम रिपीट कीजिएगा। 1 to 200। ओके मैम। ओके, फॉर्मेट में एक बार बता देती हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है। फॉर्मेट आपके स्पीच का रहना चाहिए, सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे,
ठीक है, ग्रीट इन द सेंस गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस बैच। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस। ठीक है, दिस इज माय टॉपिक। एंड उसके बाद आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में वो चीज लिखोगे जो आप सोचते हो कि पर्सन को पता होनी चाहिए टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन के बारे में। इन द सेंस कि आप टेलीविजन वायलेंस के बारे में बता सकते हो, बच्चों पे उसका बच्चों में कैसे उसका असर पड़ रहा है ये पूरा बताओगे। तो उसके लिए आप स्टैटिस्टिकल डाटा लगा सकते हो कि स्टैटिस्टिक के अराउंड या फिर डाटा के अराउंड आप ये बता सकते हैं कि बच्चों पे ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं या फिर बच्चे जो हैं वो ये सारी चीजें करते हैं आफ्टर they have listened to those things या after they have seen the violence in the movies। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप इंक्लूड करेंगे, ये सारे आपके डाटा होंगे, ये आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद जब आपने बता दिया कि टेलीविजन वायलेंस आप क्या सोचते हैं उसके बारे में या टेलीविजन वायलेंस जो है वो क्या है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद बॉडी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, आप सारा डाटा जितना भी डाटा आपने गूगल से कलेक्ट किया है उसको कंप्रोमाइज करके, मतलब उसको छोटा करके एक पैराग्राफ में आप उसमें लिख देंगे। ये सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया है, ये सारी चीजें बोली जा रही हैं टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन के बारे में, और ये सारा इफेक्ट जो है ऐसा ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग आप यहाँ पर करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में अपना ओपिनियन लिखोगे कि आपके हिसाब से टेलीविजन वायलेंस बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है, टेलीविजन में जो बच्चों पे वायलेंस हो रहा है वो अच्छा है या नहीं है, ये सारी चीजें अपने ओपिनियन से आप बताएंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बॉडी पार्ट जो भी आपका डाटा है वो बॉडी पार्ट में रहता है, कंक्लूजन। ठीक है, now if anybody having any doubt they can ask before I take the attendance। मैम इसको लिख के आपको मेल करना है मैम? सॉरी मैम इसे लिखना है ना? हाँ हाँ लिखना है। all right, so if there is no doubt then respond to your roll call। roll number 1 बारे में लिखना है टेलीविजन टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, मैंने टॉपिक आपको सेंड कर दिया